हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का त्रिभुज चैप्टर का भाग 3। इससे पहले वाले पार्ट में 2 पार्ट्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं और त्रिभुज क्या होता है, जो हमने भुजाओं के आधार पे किए थे और कोणों के आधार पे किए थे। इसके अलावा जो हमारे पास है त्रिभुज में, जो सबसे ही इम्पोर्टेंट है 9th क्लास के लिए, जो कि पूरे चैप्टर में ही यूज़ होगा, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे पास है। इसको मैं थोड़ा साइड कर देती हूँ। हाँ, अब देखो, ये हमारे पास है त्रिभुजों की सर्वांग समता। ये है क्या? ये जो हम देख रहे हैं कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या है, एक नया वर्ड दिख रहा होगा, सर्वांग सम। इसके बारे में हम पढ़ेंगे और इसकी परिभाषा देखेंगे क्या होता है। ये जो लिखा है SAS, ASA, AAS, SSS और RHS, ये सब चीज़ें क्या हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा, ये 2 त्रिभुज बनाए गए हैं और इसमें ये चीज़ यूज़ हुई है। ये देखो, ये कुछ अलग सा साइन नज़र आ रहा होगा, ये क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। शुरू करते हैं आज का पहला हमारा सब टॉपिक, जो कि है सर्वांग सम, मतलब कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट या सर्वांग सम है क्या? सर्वांग सम या कॉन्ग्रुएंट का अर्थ है, जो यहाँ पे लिखा है, मैं एग्जैक्ट वे बताती हूँ अभी, कि सभी अंग बराबर, जिसके सभी अंग बराबर हो वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है, सर्वांग सम होता है। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास ये मैंने कुछ आकृतियाँ बनाई हुई है। ये है क्या? सेम सेम नज़र आ रही हैं बिल्कुल। दो, एक ब्लू कलर में है, एक येलो कलर में है, दोनों सेम है। ये हमारे पास त्रिभुज दिया है और ये हमारे पास षष्ठभुज दिया है, हेक्सागन है। ये पेंटागन है और ये हमारे पास 7 साइड्स वाला जो पॉलीगन है, ये दिया गया है, हेप्टागन जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल, और बिल्कुल सेम सेम नज़र आ रहा है, बिल्कुल सेम डिटो नज़र आ रहा होगा। इवन साइड्स भी इक्वल नज़र आ रही है ना। तो अब जो ये लिखा गया है सभी अंग बराबर, ये इससे डिनोट किया गया है। अब इसको अगर हम अपने रियल लाइफ में देखें, तो अगर हम अपने दोनों हाथों की तरफ देखें, फिंगरप्रिंट्स तो ऑब्वियसली अलग होते हैं, लेकिन इनकी बनावट बिल्कुल सेम है। अपने दोनों कान देख लेते हैं, मोस्टली जो है सेम रहते हैं। आइज़ बिल्कुल सेम है। जिसके जो बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम, वो हमारे पास क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट। जो बिल्कुल सेम होता है वो हमारे पास, जिसका बिल्कुल हर तरह से सेम हो। अगर मैं शूज़ की बात करूँ, हम दोनों पैरों में जो शूज़ पहनते हैं बिल्कुल सेम, ये नहीं कह सकते, लेकिन किसी एक छोटे बच्चे का जूता है और एक बड़े बच्चे का जूता है, साइज़ भी इवन सेम होना चाहिए, तभी वो कॉन्ग्रुएंट है। अगर सेम पैर का मतलब कि 2 जूते हैं, एक पेयर है, तो वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट। तो ये तो हो गई कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात। अब इसके अंदर है क्या, मतलब कि जो ये हमने कॉन्ग्रुएंट वर्ड पढ़ा, इसमें जो मैं एग्जांपल दे रही हूँ उसमें मैं 2 चीज़ों की बात कर रही हूँ, है ना, कि 2 ट्रायंगल्स बराबर दिए हैं, 2 हमारे पास ये हेक्सागन बराबर दिए, षष्ठभुज बराबर दिए हैं, तो पेंटागन बराबर दिए। अगर मैंने हाथों की बात की, मैंने जूतों की बात की, तो वो मैंने 2 चीज़ों से कंपेयर करके बोला कि 2 चीज़ें जो हैं, जो बिल्कुल बराबर हैं, वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट है। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखनी है, कॉन्ग्रुएंट करते टाइम हम कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे के साथ, कि उसके ये बिल्कुल बराबर है कि नहीं है। उसकी एक जो चीज़ है, उसके सारे अंग दूसरी वाली चीज़ के बराबर है कि नहीं है। तो हमेशा 2 चीज़ों के कंपैरिजन में ही हम कॉन्ग्रुएंट वर्ड यूज़ करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि त्रिभुजों की सर्वांग समता। अभी तक तो हम बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स ले रहे थे, अब हम त्रिभुज पे ही आते हैं, जिस पे ये चैप्टर है। हमें त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है कि त्रिभुज की सर्वांग समता कैसे है। उसकी परिभाषा देखते हैं पहले तो, कि 2 त्रिभुज सर्वांगसम कहलाते हैं यदि उनकी तीनों संगत भुजाएं और तीनों संगत कोण बराबर हों। इसका मतलब है कि एक भुजा को दूसरे पर पूरी तरह से आरोपित किया जा सकता है, चाहे उसे घुमाया, पलटा या सरकाया जाए। ठीक है, अगर मैं वहीं हाथों की बात, यहाँ तो त्रिभुज की बात हो रही है, अगर मैं जूतों की बात करूँ, अगर मैं उसको एक को टेढ़ा रख दूँ या एक को ऐसे रख दूँ, ये थोड़ी उसका साइज़ बदल जाएगा, उसका कोई कोण बदल जाएगा, नहीं, वो फिर भी सेम रहेंगे। ठीक
ठीक है। तो इसी तरीके से त्रिभुजों को भी अगर हम थोड़ा पलट के कंपैरिजन करें, इवन चाहे वो बिल्कुल सेम है, थोड़ा सा पलट दे तब भी वो सेम ही रहेगा। जैसे कि हमारे पास ये इस तरीके से बना हुआ है, तो इसको मैं ऐसे लिख रही हूँ, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ। तब भी अगर मैं कह रही हूँ कि दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो एक को मैंने थोड़ा सा पलट दिया, तब भी ये कॉन्ग्रुएंट ही रहेंगे। तो ये हमारे पास क्या होता है, त्रिभुज जो है उनके सर्वांग समता। अब इसके अंदर ये मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इस पे ध्यान देंगे। जैसे ये है, इसमें कुछ कुछ कोण बराबर हैं, कुछ कुछ हमारे पास भुजाएं बराबर हैं, कुछ एक साथ ही एक ही कोण में दो कोण बना दिए गए हैं। तो हमें हर बार देखो दो कोण बनाए गए हैं, है ना, दो त्रिभुज, सॉरी, दो त्रिभुजों को कंपेयर किया है सब में। इसमें ये और ये और ये और ये और ये और ये, है ना, दो अलग अलग। अब यहाँ तो इन चारों एग्जाम्पल में तो दो अलग अलग त्रिभुज बनाए हैं, लेकिन इन दोनों एग्जाम्पल में देखो एक ही आकृति में दो त्रिभुज बना दिए, फिर भी इन दोनों को कंपेयर किया, है ना, और इन दोनों को कंपेयर किया। तो हमेशा दो त्रिभुजों को कंपेयर करके ही सर्वांग समता होती है। अब सर्वांग समता, ये जो मैंने बताया, इस वर्ड का मतलब तो समझ आ गया होगा, मतलब बिल्कुल सेम, ठीक है। अगर कोई त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांग सम होता है, तो उनके बीच में जो चिन्ह लगाया जाता है वो होता है ये इक्वल्स टू के साइन के ऊपर हम इस तरीके से बना देते हैं। ये चिन्ह होता है सर्वांग सम दर्शाने का, कि एक त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम है। जो हम सर्वांग सम बोलेंगे कि कैसे सर्वांग सम है, तो इस हम चिन्ह से दर्शाएंगे कि इससे वो सर्वांग सम है, इस तरीके से, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे पास इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि सर्वांग समता के नियम क्या क्या हैं, कैसे सर्वांग सम कर सकते हैं हम दो त्रिभुजों को। क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास जो दिए होंगे उसमें कुछ ना कुछ हमारे पास दिया होगा, गिवन होगा कि क्या किसके बराबर है, ठीक है। तो हम क्या क्या यूज़ करके उसको सर्वांग सम कर सकते हैं वो हम इसमें पढ़ेंगे। इसके नियम क्या क्या हैं इसमें ध्यान देंगे कि सबसे पहला नियम जो है सर्वांग समता का वो है SAS भुजा कोण भुजा, और दूसरा ASA कोण भुजा कोण, AAS कोण कोण भुजा, और SSS भुजा भुजा भुजा, और RHS समकोण कर्ण और भुजा। सब में एक चीज़ नोटिस हो रही होगी, तीन ही चीज़ ले रहे हैं हम, या तो भुजा कोण ले रहे हैं, या सारी भुजा ले रहे हैं, या फिर दो कोण, इस तरीके से मतलब तीन हम केसेस ले रहे हैं सब में, है ना। तो मतलब कि जहाँ भी जिस भी त्रिभुज में, ये अगर मैं कंपेयर करूँ यहाँ पर भी नीचे, अगर मैं यहाँ से कंपेयर करती हूँ इन दो त्रिभुजों में, देखते हैं ये त्रिभुज, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर दी हुई है, और हमारे पास ये भुजा इस भुजा के बराबर बोली गई है। दूसरा हमारे पास ये जो कोण है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर बोला है ना। तो अगर हम ध्यान दें, ऊपर जो हमने ये नियम पढ़े, इसमें भुजा कोण भुजा की बात हो रही है। तो ये देखो, ये मैंने जो रेड कलर से बनाया है, ये भुजा इस वाली भुजा के बराबर, ये भुजा इस वाली भुजा के बराबर, और ये कोण इसके बराबर। तो मतलब कि दो भुजाओं के बीच में कोण आ रहा है, तो ये बराबर हो गए। इस तरीके से इसको हम करेंगे, जो कि हम अच्छे से करेंगे प्रमेय के साथ अगले पार्ट में। फ़िलहाल हम इसके बारे में ये देख लेते हैं कि ये है क्या बस। जैसे कि अगले में भी कोण भुजा कोण है, और इसके नीचे में कोण कोण भुजा है। दोनों में दो ही कोण आ रहे हैं और एक भुजा आ रही है, लेकिन लिखने का तरीका अलग है। ऊपर जो है वो दो कोणों के बीच में भुजा है, और इसके नीचे वाले केस में दो कोणों के बाद भुजा है। इस वाले में दो कोणों के बाद भुजा है, तो दोनों अलग हैं ये, ठीक है। इसके बारे में हम सीखेंगे। दूसरा हमारे पास इसके अंदर एक चीज़ जो हमारे पास आती है, जो शायद मैंने एक मिनट लिखी है, नहीं इसकी मैं लिखी नहीं, मैं इसे में बता देती हूँ कि अगर हमारे पास, मैंने एक बात की, संगत, जो पीछे एक वर्ड लिखा था संगत, ये इस पे ध्यान देंगे एक बार कि जो ये लिखा था संगत भुजाएं, संगत कोण, ये है क्या। संगत मतलब हमने पहले वाले जो कोण और भुज जो हमारे पास रेखाएं जो चैप्टर था, उसमें संगत कोणों के बारे में पढ़ा था कि संगत कोण बराबर होते हैं इस तरीके से। यहाँ संगत भुजाएं और संगत कोण की बात हो रही है। जिस संगत का मतलब होता है कोरस्पॉन्डिंग, कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है।
मतलब इसके कोरस्पॉन्डिंग लाइंस और कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एक ही त्रिभुज में नहीं, दो को कंपैरिजन करके। जैसे कि यहाँ नज़र आ रहा है, अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ ध्यान दें कि ये हमारे पास इस रेखा के बराबर दिया हुआ है, क्योंकि तीन तीन लाइन बनी हमें नज़र आ रहा है, और ये वाली रेखा इस वाली रेखा के बराबर दी है, और ये कोण इस वाले कोण के बराबर दिया है, और बाकी कुछ बराबर नहीं दिया है ना। और अगर ये दोनों त्रिभुज हमारे पास सर्वांगसम हो जाते हैं, ठीक है, तो इसकी सारी भुजाएं और कोण बराबर होंगे, क्योंकि मैंने क्या बताया सर्वांगसम का मतलब कि दोनों के सारे ही अंग बराबर हो जाते हैं अगर वो समांगसम होते हैं तो। ठीक है, अब संगत जो मैं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, ध्यान देना कि संगत मतलब कि अब ये तीसरा जो बचा है, ये जो बचा है, ये किसके बराबर होगा? जो बचा है उसी के बराबर होगा, इसके बराबर। एक मिनट, ये जो बचा है ये किसके बराबर होगा? ये जो तीसरी भुजा बची इसी के बराबर होगी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि ये वाली भुजा जो है इस वाली भुजा के बराबर होगी, नहीं, क्यों? क्योंकि वो तो पहले से किसी और के बराबर है। ठीक है, तो वही ये, जैसे अगर मैं यहाँ पे बना देती हूँ, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये भुजा इसके बराबर, मतलब कि संगत भुजाएं जो हैं कि ये इसके बराबर ही होगी, और ये वाली इसके बराबर, नीचे वाली इसी के बराबर। इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि अगर मैं इसको पलट दूँ तो फिर वो चेंज हो जाएगा, नहीं, पलटने के बाद भी वही रहेगा। लिखा है ना इसमें, घुमाया पलटा या सरकाया जाए तब भी बराबर ही रहेगा। ठीक है, अब ऐसी कोणों की बात, अगर ये कोण इसके बराबर है, ये कोण इसी के बराबर, और ये कोण इसी के बराबर, यहाँ पर संगत कोण बराबर होंगे, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होंगे। ठीक है, वहीं इसी के अंदर अगर एक ये देखा जाए, मैंने कोरस्पॉन्डिंग पार्ट की बात की। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट का मतलब है कि अगर हमारे पास दो भुजाएं, दो त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो गए, जहाँ दो त्रिभुज सर्वांगसम हो गए वहाँ हम ध्यान रखेंगे कि बाकी जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, अदर जो बच गए, वो भी हमारे पास बराबर हो जाते हैं। कैसे? क्यों? बाय CPCT। अब ये CPCT है क्या? CPCT का मतलब है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इंग्लिश में इसका ये मतलब है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स मतलब कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। अगर इसको हिंदी में भी लिखूँ मैं तो ये हमारे पास है सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो हैं वो बराबर होते हैं। इनको जब हम क्वेश्चन में यूज़ करेंगे तो ये और अच्छे समझ में आ जाएगा कि जो हमारे पास सर्वांगसम त्रिभुज है उसके संगत भाग क्या होंगे? बराबर होंगे। ये भी ध्यान रखना है। CPCT, इसको CPCT ही लिखा जाता है इन शॉर्ट, इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती, बस ये इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है कि इसको बोला क्या जाता है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने कर लिया कि ये जो चीज़ें हमने देखी, बस ये ध्यान रखना है कि अब नेक्स्ट वाले जो पार्ट हैं इसमें हम ये देखेंगे कि इनको हम सिद्ध कैसे करते हैं, क्वेश्चन में यूज़ कैसे करते हैं। तो सभी पार्ट का एक एक क्वेश्चन हम करके देखेंगे जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।